हेलो एवरीवन, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग पहुंच चुके थे केदारनाथ मंदिर और लाइन बहुत ही लंबी थी। लाइन को देख के हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ में जो हमारे फ्रेंड्स थे जो रात को 3 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंच गए थे, वो रात को 3 बजे से लाइन में लगे हुए थे और सुबह 11 बजे तक उनका नंबर नहीं आया था। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग टेंट में स्टे करेंगे, फिर शाम को हम लोग दर्शन करेंगे रेस्ट करने के बाद। और हमने मंदिर के पास ही अपना टेंट ले लिया और वेदर बहुत ही साफ़ था, आसमान बहुत क्लियर था, धूप निकल रही थी, टेंट में गर्मी लग रही थी। उसके उलट आप देखना 1 घंटे बाद ऐसा मौसम हो गया कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद ही। अभी देखिए आप कितनी तेज़ धूप हो रही है। और ये रहा हमारा टेंट जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को नींद नहीं आ रही है और हस्बैंड सो रहे हैं। 1 बज रहा था और हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी मौसम भी क्लियर है और धूप भी है, तो हम लोग भैरव बाबा के मंदिर होके आते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग सब रेडी हुए, उसके 5 मिनट बाद ही पूरा मौसम चेंज हो गया। विद इन 5 मिनट पूरा ओस ही ओस, पूरा आसमान पूरा ढक चुका था, बादल इतने गहरे आ चुके थे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि यहाँ का वेदर देखो। और मैं केदारनाथ आई हूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मौसम पूरा चेंज हो चुका था और मुझे तो ये मौसम बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश थी ये मौसम देख के। और मैंने फिर बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट किए। इसलिए जो लोग भी केदारनाथ आते हैं या आ रहे हैं, वो लोग सारे वेदर के कपड़े लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मौसम पल पल में चेंज होता है यहाँ पे, तो आपके पास सारे वेदर के कपड़े होने चाहिए। थोड़ी देर पहले ही हमको इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी और उसके बाद ही हम लोगों को ठंड लगने लगी। आप ब्रिज देख रहे हैं, इसके नीचे मंदाकिनी नदी बहती है और ये जो आप पानी देख रहे हैं ये ग्लेशियर से आता है और इसे चौराबाड़ी ग्लेशियर कहते हैं। और इसका पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा, बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा पानी था। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 3-4 बजे के समथिंग यहाँ पे चलेंगे, लेकिन वेदर इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया, चारों तरफ ओस थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हमको इस ठंडे पानी में नहाना था। बाकी हमारे साथ वाले लोग कोई नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इतने ठंडे पानी में हम लोग नहीं नहा सकते। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरे हस्बैंड भी चाहते थे कि नहीं नहाऊं, लेकिन मैंने उनको ज़बरदस्ती नहलाया और उन्होंने नहा लिया। मुझे तो हरिद्वार का पानी इतना ठंडा लग रहा था, तो आप सोचो ये तो ग्लेशियर से आ रहा है ये पानी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मना किया मत नहा, और भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मेरा मन नहीं माना तो मैंने भी नहा लिया। लोग रेडी हो रहे थे मंदिर जाने के लिए, मैं आरू को तैयार कर रही थी, बच्चों को तैयार कर रही थी। लग रहा है कैंप के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप मंदिर गए थे, ना ही आपने कोई बिंदी लगाई, ना ही सिंदूर लगाया। तो मैं इन लोगों को बता दूं कि जिस पर्स में मेरा ये सारा मेकअप का सामान था, वो पर्स मेरे हस्बैंड ने नीचे ही रखवा दिया था चढ़ते समय। एवं मेरे पास कोई सनस्क्रीन भी नहीं थी चेहरे पे लगाने के लिए, और बच्चों की भी कोई क्रीम नहीं थी, तो हम लोग 3 दिन तक विदाउट मेकअप रहे थे। सनस्क्रीन भी नहीं लगाई थी फेस पे, जिस कारण हमें बहुत टैनिंग हो गई थी। बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ बाबा के दर्शन के लिए गए थे, कोई मेकअप करने नहीं गए थे। चलो अब हम आपको कराते हैं बाबा के दर्शन। और ये है वो शेड जहाँ पे लाइन लगती है। और सुबह जब हम आए थे, ये जो शेड था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था और इवन बाहर तक बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन अभी ये शेड बिल्कुल खाली था, हम लोग बहुत आराम से गए और सिर्फ हमको इतनी ही लाइन मिली। आप कह सकते हो कि 15 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे। यहाँ से हमको बाबा का मंदिर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। और सिर्फ इतनी ही लाइन हमको मिली थी अंदर जाने के लिए, बाकी हमको ज़्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ी। तो जो लोग भी आसानी से बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो लोग कोशिश करिए कि आरती के टाइम पे दर्शन करिए। आरती होने में कुछ ही समय बाकी था, अगर आप उस टाइम दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको बहुत कम लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग आरती के लिए प्रांगण में इकट्ठे हो जाते हैं, तो लाइन बहुत कम हो जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंच रहे थे और एक्साइटमेंट लेवल था जो वो बहुत बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे। तो खुशी और सुख की जो अनुभूति थी वो एक साथ हो रही। यही वो गेट है जहाँ से मोक्ष का रास्ता जाता है। तो अब आप लोग भी बाबा के दर्शन कर लीजिए। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए। दर्शन के बारे में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाबा के दर्शन करके मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मेरी आंखों में आंसू थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत अजीब सा हल्का सा फील हो रहा था, लेकिन यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये है भीमशिला, जो कि 2013 में जो आपदा आई थी, तो इसी पत्थर ने
मंदिर की रक्षा की थी, तो तब से इसको भीमशिला कहा जाता है। हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए थे। आरती होने ही वाली थी, उससे पहले कुछ हम लोगों ने वीडियोस और फोटोज़ लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बारिश भी हो रही थी। बच्चों को हमने एक शॉप पे बिठा दिया था क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। आरती 6 बजे के समथिंग स्टार्ट हुई थी और आरती यहाँ बहुत देर की होती है। भक्तों की आस्था देख सकते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और इस बारिश में भी हज़ारों की संख्या में भक्त मौजूद थे। आरती करते करते ही मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें वहीं पे वॉमिटिंग हो गई। आई थिंक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ठंडे पानी से नहा लिया था और यहाँ पे हम लोग घंटों नंगे पैर खड़े रहे ठंड में। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी वो भी बेहोश हो गई थी आरती करते करते, तो उसको भी शायद ठंड लग गई थी और उसका तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए उसको देख के। आरती करते समय बहुत सारे लोग बेहोश हो रहे थे क्योंकि ठंड का मौसम था, -डिग्री में टेम्परेचर होता है वहाँ पे। बारिश लगातार हो रही थी और वहाँ पे प्रॉपर खाना पीना भी नहीं हो पाता है, तो आप भूखे भी रहते हो। मेरे हस्बैंड ने पूरी आरती अटेंड नहीं की और उनको भी हमने उसी शॉप पे बिठा दिया जहाँ पे बच्चे बैठे थे। आरती खत्म करके 9 बजे के समथिंग हम लोग मंदिर प्रांगण से निकले और सच बताऊँ ना तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था आप यहीं पे बस जाओ, यहीं पे रह जाओ हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ से निकलते समय आप पीछे पलट पलट के देखते हो कि अब पता नहीं कब यहाँ आना होगा, कब बाबा बुलाएंगे, कब फिर से दर्शन होंगे। बादल बहुत गहरे हो चुके थे और बारिश बहुत तेज़ थी। बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम लोग वहाँ से निकले, फिर हमने रास्ते में खाना खाया और पूरे रास्ते में हम लोग बारिश में ही भीगते हुए गए। ये रेनकोट हम लोग पहने हुए, उससे ज़्यादा असर हो नहीं रहा था। पूरे हमारे जूते, मोजे सब कुछ गीले हो चुके थे। आप लोग बारिश की आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाहर कितनी तेज़ बारिश थी। लोगों ने डिसाइड किया था कि रात को दर्शन करके हम लोग रात को ही उतरने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर देंगे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी तो हम लोगों ने उस रात को वहीं स्टे करना सही समझा और फिर हमने डिसाइड किया कि सुबह 3 बजे हम लोग जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर देंगे उतरने के लिए। इसी रात आद्या की तबीयत ख़राब हो गई, उसको वॉमिटिंग हो गई, मेरे हस्बैंड को वॉमिटिंग हो चुकी थी, मेरी फ्रेंड को भी वॉमिटिंग हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स थे उनको भी वॉमिटिंग हो चुकी थी। तो सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी उस रात को और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। मुझे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। बाहर भी बाढ़ जैसे माहौल बन चुके थे और ये सब लोग सो रहे थे। टेंट में भी पानी थोड़ा थोड़ा आने लगा था और ये रात मुझे 2013 की प्रलय के बारे में याद दिला रही थी। मैं बहुत डर लग रहा था मुझे कहीं हम यहाँ फंस ना जाएं। से ही 3 बजे मैंने सब लोगों को उठा दिया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बारिश में ही यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अगर हम लोग यहाँ फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल होगा। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग 5 बजे हम लोग ने वहाँ से निकलना सही समझा। नीचे जाने के लिए हमने बच्चों के लिए बकेट कर दी थी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी और आद्या की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और आद्या अकेली नहीं बैठ रही थी। फिर हमने आरू को साथ में बिठाया उसके और हस्बैंड नहीं मान रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे मैं ले जाऊंगा, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मैंने बहुत ज़्यादा जिद की, तब जाके बच्चे और हस्बैंड दोनों माने। फिर हमने बच्चों को बकेट में बिठा के हम बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहे थे, बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहे थे। अच्छा हुआ हमने समय पर वहाँ से निकलना ठीक समझा क्योंकि रास्ते में हमें कई लोग मिले जिन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, लोग वहाँ फंस गए हैं और वो लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। करने का जो रास्ता है वो हमने ओनली 5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था क्योंकि हमने बच्चों के लिए बकेट ले ली थी और हमको उस बकेट के साथ ही चलना था। तो वो जो अंकल थे वो बहुत फास्ट चल रहे थे और वो हमको बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट रास्ते से लेकर गए थे, तो हमको उनके पीछे पीछे बहुत जल्दी जल्दी चलना था, तो इसलिए हम लोग 5 घंटे में ही पहुँच गए। आते समय हमने कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लिए थे क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे और मेरा मोबाइल था जो कि स्क्रैच था उस पर, तो बारिश हो रही थी तो मेरा मोबाइल तो बाहर निकला ही नहीं है। पूरे केदारनाथ घुमाए हम तब तक क्योंकि बारिश हो रही थी वहाँ पे ज़्यादा और उसमें अगर पानी जाता तो वो ख़राब हो जाता। जितने भी शूट हुए हैं सब मेरे हस्बैंड ने किए हैं और हमने ब्लॉगिंग के पर्पज़ से बिल्कुल शूट नहीं किया था। अगर हम ब्लॉगिंग के पर्पज़ से शूट करते तो हम ये सारे वीडियोज़ लैंडस्केप में लेते। ये सारे वीडियोज़ हैं वो पोर्ट्रेट में हैं क्योंकि हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं ब्लॉग डालूँगी और मेरा भी ब्लॉग डालने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब मैं घर पे आई तो बहुत सारे लोगों के कॉल आए, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि आप लोग ने वहाँ कैसे स्टे किया, कैसे रास्ते हैं वहाँ के, क्या खाया, वहाँ कैसा माहौल होता है, कैसा मौसम होता है। अब मैंने ब्लॉगिंग के बारे में सोचा क्योंकि और भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो जानना चाहते होंगे कि वहाँ के रास्ते कैसे होते हैं, वहाँ वेदर कैसा होता है।
आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि केदारनाथ जाना चाहते हैं और वहाँ के रास्ते और वेदर देखना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। अभी हम लोग बद्रीनाथ जाएंगे, तुंगनाथ जाएंगे, तो मैं सारे मंदिरों के दर्शन आपको ब्लॉग्स में ही करा दूंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वही तो मैं देख रहा हूँ, पत्थर देखो तुम, कितना बड़ा पत्थर है यार। आधार सीधा से बड़ा है ये देखो इसमें भी आधा लगा है अंदर, और जी पत्थर नहीं गिरने वाला, ये गांधी या तूफान कुछ भी आ जाए, है ना। पैदल यात्रा करते समय जो यात्रियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है इन घोड़ों और खच्चरों की वजह से, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही सकरे हैं, बहुत ही छोटे रास्ते हैं और रास्ते के एक साइड खाई है और दूसरे साइड जो रास्ता है वो है, तो उसी रास्ते पे खच्चर चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, पालकी चल रही है, बकेट वाले चल रहे हैं और उसी रास्ते पे पैदल यात्री चल रहे हैं। तो ये जो खच्चर वाले होते हैं वो पैदल यात्रियों को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि वो कहीं उन खाई में ना गिर जाएं या उनका कोई नुकसान ना हो जाए, वो अपनी धुन में चलते हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैदल यात्री परेशान होते हैं और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था इन घोड़ों की वजह से। वो रोने लग गया था कि ये मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना है, ये घोड़े वालों को यहाँ से भगाओ। तो मैं बस एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और मैंने वहाँ पे नीचे बोला भी था, कुछ लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे ट्रैवल वाले और कुछ वहाँ के जो उत्तराखंड टूरिज्म के लोग थे, कि घोड़े वालों के लिए एक अलग रास्ता होना चाहिए और पैदल यात्रियों के लिए एक अलग रास्ता रास्ता आप लोग देख ही सकते हो कि कैसा रास्ता है। रास्ता आसान नहीं है, तभी तो इसको कठिन यात्रा बोला जाता है। यहीं पे ऐसे रास्ते हैं कठिन से और यहीं पे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है। फिर मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया इस बकेट को उठाना, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कितना वेट होता है इसमें, तो मेरे हस्बैंड ठीक से उसको उठा भी नहीं पाए थे। तो हैट्स ऑफ टू दीज पीपल जो 22 किलोमीटर की यात्रा 5 से 6 घंटे में करते हैं। फाइनली हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए थे और इस बार हमारे जो साथी थे वो हमसे पीछे रह गए थे और उन लोगों के बार बार कॉल आ रहे थे कि आप लोग इतनी जल्दी कैसे उतर सकते हो, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था हमने रास्ते से बच्चों के लिए बकेट ले ली है। अगर हमारे साथ बच्चे नहीं होते तो हम लोग शायद जल्दी पहुंच भी जाते। गौरीकुंड से हमको जाना था सोनप्रयाग, हमने सोनप्रयाग के लिए कन्वेंस किया और रास्ते में हमको मिला लैंडस्लाइड। शायद हमारे जल्दी उतरने को नज़र लग गई, बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाती है। हम लोग जल्दी उतर गए थे। आधा घंटा वेट करने के बाद भी जेसीबी वो मलमा क्लियर नहीं कर पा रही थी और उन्होंने बोला था कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती, तो हमको वहाँ से पैदल ही जाना पड़ा 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा। 22 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हमको 2-3 किलोमीटर यहाँ एक्स्ट्रा ही चलना पड़ा सोनप्रयाग के लिए। वहाँ पे कोई कन्वेंस नहीं था, ओनली जीप्स जाती हैं वहाँ पे, तो जीप वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के उस साइड उनको रोक दिया गया था। अब इसको नज़र कहेंगे या बद्दुआ पता नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे शॉर्टकट लिए तब जाके हम लोग ये रास्ते पार कर पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने किलोमीटर इतने कठिन रास्तों पे चल पाऊँगी और मैंने बहुत सारे शॉर्टकट पार किए, तो मैं बहुत अपने आप पे प्राउड फील कर रही थी। तो मेरे लिए भी एक कमेंट कर दीजिएगा आप लोग प्यारा प्यारा सा। तो फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए थे। हम लोग अपने पार्किंग प्लेस पे पहुंच गए थे। पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग थी और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 2 दिन में वापस आ जाएंगे, 1 दिन चढ़ के और 1 दिन उतर के, लेकिन हमको वहाँ पे 3 दिन लग गए और आप लोग हमारे पैर की हालत देख सकते हो, हमारे पैर ऐसे हो गए थे। कल हम जाएंगे तुंगनाथ और ये रहा गौरीकुंड का नाइट व्यू। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।